हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ रोहित। वंस अगेन वेलकम टू अवर चैनल प्रभावी कंपटीशन ऑफ डेली करंट अफेयर सीरीज में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज के लिए, उसमें जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दैट इज़ रिपोर्ट हैज़ बीन आरटीआई के थ्रू ये पता चला है कि लोकपाल ने कुछ 68% जो केसेस हैं विदाउट एक्शन ही उनको क्लोज कर दिया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है अपनी पॉलिटी पर्सपेक्टिव से, पॉलिटी और गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से, कि जो लोकपाल का हमने जो इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया है, इज़ इट रियली वर्किंग इट्स और नॉट, ये अपना टास्क, दिए गए साइन टास्क को कर रहा है या नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास एक 2013 में एक एक्ट आया था जिसको लोकपाल एक्ट कहते हैं। ठीक है, एंड जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को 19 मार्च 2019 में अपने फर्स्ट लोकपाल बनाया गया था। सेंट्रल लेवल पे एक लोकपाल का इंस्टीट्यूशन है। हम थोड़े उसके बैकग्राउंड को फ्लैशबैक में देखते हैं। तो क्या है ये जो इंस्टीट्यूशन है लोकपाल का जो इंस्टीट्यूशन है, इट्स लाइक अ ओम्बड्समैन जो समझौता कराए। और ये ओम्बड्समैन का जो इंस्टीट्यूशन है, इट इज़ वेरी ओल्ड। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, इन सब जगहों पे आप देखोगे कि यहाँ पे ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी 1800 ऑनवर्ड्स भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश थे। इंडिया में जब लोकपाल की बात चलती है तो इट वाज ड्यूरिंग द 1960s। 1960 के दशक में हम पहली बार लोकपाल के बारे में बात करते हैं कि हमारे कंट्री में भी एक इंस्टीट्यूशन ऐसा होना चाहिए। एंड 1963 इज द फर्स्ट टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल इन पार्लियामेंट। लॉ मिनिस्ट्री ने इसकी बात की थी। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जब 1966 में आता है, दैट इन्होंने रिकमेंड किया कि यस देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ लोकपाल लाइक ओम्बड्समैन लाइक इंस्टीट्यूशंस, एक सेंटर पे हो और दूसरा उसका एडजेसेंट स्टेट्स में हो। 1968 में लोकपाल बिल इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में, बट इट वाज नॉट पास्ड। उसके अलावा 8 अटेम्प्ट्स वेयर मेड टिल 2011 टू पास द बिल, बट ऑल इन वेन, मतलब ऐसा कुछ पास हो नहीं पाया। 2002 में जो कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमेटी आई, हेडेड बाय एन वेंकटचलैया, उन्होंने अपॉइंटमेंट ऑफ द लोकपाल एंड लोकयुक्ता रिकमेंड किया। इट आल्सो रिकमेंडेड दैट द प्राइम मिनिस्टर बी केप्ट आउट ऑफ द लोकपाल एम्बिट्स। बट अभी के जो इंस्टीट्यूशन है लोकपाल में, उसमें प्राइम मिनिस्टर अंडर द एम्बिट ऑफ लोकपाल। 2005 में जब दूसरी सेकेंड एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी आई, दैट आल्सो suggested that there must be an institution and it should be without delay। जल्दी से आप इसको एक इंस्टीट्यूशन बनाओ so that the cases related to the graft और corruption are disposed on time। ठीक है, 2013 में हम एक्ट पास करते हैं और 2016 में लोकसभा एग्रीड टू अमेंड द 2018 एक्ट। ये क्या था? ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड थे। अपॉइंटमेंट में जो था, लीडर ऑफ अपोजिशन की बात कर रहा था। तो लीडर ऑफ अपोजिशन डिफाइंड होता है इफ़ यू हैव 10% ऑफ सीट्स इन लोकसभा। बट इस कारण से ड्यू टू सम इशू ऐसी कोई पार्टी नहीं थी, तो बाद में 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पुश किया और हमारे पास एक लोकपाल आए और उन पिनाकी चंद्र घोष, और उन्होंने 2013, और ये जो हुआ उसके बाद 2013 के एक्ट को हमने कुछ अमेंड कर दिया रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ लोकपाल। अन्ना हजारे का भी नाम सुना होगा। तो अन्ना हजारे का जो मच पब्लिसाइज जो कैंपेन था अगेंस्ट करप्शन, इट इज़ ऑल्सो ए स्टिमुलेंट टुवर्ड्स द इंस्टीट्यूशन सेटिंग अप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल इन द कंट्री। ठीक है, अब 2013 एक्ट्स में कुछ प्रोविजंस है जिसको हम कहते हैं डील में जैसे एंटी करप्शन एम्बुड्समैन और लोकपाल एट द सेंटर एंड लोकायुक्त एट द स्टेट लेवल, ये इस्टेब्लिश करने की वो बात करता है वो एक्ट। और लोकपाल में जो होगा, जो एट द सेंटर लेवल, इट विल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड मैक्सिमम ऑफ 8, तो 1+8 मैक्सिमम मेंबर्स होंगे। एप्लीकेबिलिटी की बात ये कहता है इट विल कवर ऑल कैटेगरी ऑफ पब्लिक सर्विस इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, बट द आर्म फोर्सेज डू नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ द लोकपाल। उसके अलावा 2013 के जो एक्ट है उसमें प्रोविजंस फॉर अटैचमेंट एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी acquired by the corrupt means even while the prosecution is pending। it means कि अगर आपने किसी के ऊपर ये जस्ट आपने स्टार्ट कर दिया इन्वेस्टिगेशन और अभी तक कुछ प्रूफ नहीं हुआ है, फिर भी अगर ऐसा लगे कि ये दिस प्रॉपर्टी हैज़ बीन एक्वायर्ड थ्रू द इलीगल मीन्स, तो वो प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर सकते हैं। एंड स्टेट्स को इंस्ट्रक्शन मिला इस एक्ट से टू इंस्टीट्यूट लोकायुक्ता within 1 year of the commencement of the act। the act also ensured that the public servant who act as a whistleblowers वो होते हैं जो किसी भी इशू को उठाने वाले पहले लोग होते हैं, जो पहली दफ़ा किसी चीज़ के बारे में बोलते हैं कि यस देयर इज सम सॉर्ट ऑफ करप्शन गोइंग ऑन, और इसके जो ये बताते हैं उन्हें विसिल ब्लोअर्स कहते हैं। तो उनकी सुरक्षा के लिए भी ये बोला गया कि देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन स्कीम। बट द इशू जो आज हम देख रहे हैं और जो न्यूज़पेपर ने बताया है हमें, दैट लॉट ऑफ केसेज आर आइदर नॉट डिस्पोज्ड, और अगर डिस्पोज किया गया है तो विदाउट एनी रेजोल्यूशन। तो अब उसके बारे में हम देखेंगे कि ये जो इंस्टीट्यूशन हमने बनाया है, देयर आर सम इनहेरिटेड लिमिटेशंस। वो एक्ट में ही लिमिटेशंस थे, और वो लिमिटेशन क्या है कि इट लैक्स द कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग। द लोकपाल हैज़ नो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग एंड देयर वाज नो अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म फॉर चैलेंजिंग द लोकपाल डिसीजन। अगर लोकपाल कुछ डिसीजन देते हैं, यू डोंट हैव एनी अदर मेथड टू ग्रीवेंस रेड्रेसल। इफ यू आर नॉट
सेटिस्फाइड विद द डिसीजन। दूसरा, पॉलिटिकली मोटिवेटेड अपॉइंटमेंट्स हो सकते हैं, बिकॉज अब देखो कि जो कमिटी है, जो ग्रुप ऑफ पीपल हु आर सेलेक्टिंग देम आर मोस्टली पॉलिटिशियंस, तो दे विल सर्टेनली ऐसे नॉमिनी को वहाँ बिठाना चाहेंगे दोज हु डोंट लिसन अगेंस्ट देम। Delay in appointment was another issue, although it has been solved, and it was after only the 5 or 6 years that you got the first Lokpal of your country. And it not covering the judiciary and armed forces is another limitation. Protection to whistleblower, there is no specific protection under the 2013 Act. Moreover, you will see that there are already some government institutions like CVC, CBI, एंड मोर ओवर दैट आप उसके ऊपर एक लोकपाल नाम के इंस्टीट्यूशन बनाते हो और इन CBC और CBI को उनके अंदर उनके एम्बिट में रखते हो, तो इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ डुप्लीकेशन। दूसरा जो रिपोर्ट आया है ये थर्ड इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, ठीक है। इन्होंने आपके जुडिशियल सिस्टम को जस्ट एनालाइज करने की कोशिश की और जो इम्पोर्टेंट जो इसके बेंचमार्क्स हैं और जो इन्होंने समझने की कोशिश की है, तो इन्होंने बोला है कि दैट पुलिस, जुडिशियरी, प्रिजन, लीगल एड, इन सब के ऊपर उन्होंने एक रिपोर्ट बनाया है, ठीक है। एंड it is the initiative of Tata Trust in collaboration of Social Justice Common Cause and Commonwealth Human Rights Initiative। तो ये सब जो है मिल के ये रिपोर्ट बनाते हैं। ये थर्ड रिपोर्ट था, थर्ड इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, और इन्होंने जो रिवील किए हैं और जो डेटा, जो इन्फॉर्मेशन हमें दिए हैं, दैट इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव में इन्होंने कहा दैट द पुलिस इज मोस्टली कन्फाइंड इन द अर्बन एरिया। 60% ऑफ पॉपुलेशन जो है गाँव में रहती है, बट पुलिस फोर्सेज जो ज़्यादातर है वो अर्बन में रह रहे हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इज़ अ प्रॉब्लम, और जस्टिस डिलीवरी में जो भी ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ पुलिस इन रूरल एरिया। देन इट्स सेइंग दैट द लैक ऑफ ट्रेनिंग की बात करते हैं कि ओनली 211 ट्रेनिंग स्कूल्स एंड टोटल 27 लाख पुलिस पर्सनल, और दैट इज़ वन ऑफ द रीजन दैट दे आर पुअरली ट्रेंड नहीं है, ठीक है। आइदर इन द स्ट्रेटेजिक और डिफेंस जो भी है इनका जो अपना, या फिर लॉ इन्फोर्समेंट, लॉ के इन्फॉर्मेशन, इन सब के बारे में पुलिस पर्सनल आर पुअरली ट्रेंड। उसके बाद इन्होंने बोला कि द नंबर ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बहुत दफ़ा बोला है दैट अंडर ट्रायल से देयर नीड टू बी सम सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन फॉर अंडर ट्रायल्स, एंड 77% ऑफ पीपल हु आर इन द जेल आर अंडर ट्रायल्स, एंड दिस इज इनहेंसिंग एंड दिस इज जस्ट ऑगमेंटिंग द ऑक्यूपेंसी रेट ऑफ जेल्स। और जब जेलों में ऑक्यूपेंसी रेट्स अधिक होगी तो वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है, जो प्रिजनर्स को मिलने चाहिए एज ए ह्यूमन राइट्स, आर सर्टेनली डाइल्यूटेड। एक बहुत ही रिवीलिंग इन्होंने कहा दैट 4.9 अराउंड 5 करोड़ केसेस आर पेंडिंग अक्रॉस हाई कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन द कंट्री। सुप्रीम कोर्ट की तो बात ही नहीं की, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ही आप देखें कि मोर देन 5 करोड़ केसेस आर पेंडिंग, एंड मोर ओवर देयर आर मेनी केसेस विच आर पेंडिंग फॉर मोर देन 10 years। दूसरा, इन्होंने इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन के बारे में बोला कि दैट वुमेन हाई कोर्ट्स जजेस आर लो, और 2002 और 2020 and 2022 there was a little less than a 2% point increase in women's representation in high courts. Women account for 35% of the total number of judges at the district court level। बोला ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पे तो ठीक है, 35% है, ठीक तो नहीं है बट इट्स ओके, एटलीस्ट 1/3 है, बट हायर लेवल पे तो बिल्कुल ही कम है। अभी भी देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई भी फीमेल नहीं हुआ है। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर लीगल एड वाज अनदर इशू। उन्होंने कहा दैट लीगल एड के लिए पैसे सरकार हर साल बढ़ा रही है बजट एलोकेशन में, बट कोई भी सरकार पिछले 2 सालों में जितने भी एलोकेट किए हैं उनको कम्प्लीटली यूज़ नहीं कर पाई है। तो कम्प्लीटली यूज़ करने के लिए देयर मस्ट बी अ मॉनिटरिंग सिस्टम लीगल एड्स के लिए। लीगल एड्स किसको दिया जाता है? दोज ही नीड, लाइक पुअर पीपल, ओल्ड पीपल, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विक्टिम कंपनसेशन स्कीम रिमेन्स सब बार। State Legal Services Authority is disposed of only 66% of the 97,000 applications seeking compensation received। So आप ये देखो कि जो compensation अगर किसी को देना है तो लीगली अगर लीगल रूप से तो वो implement नहीं हो पाया है। बट आप पिछले कुछ दिनों में देखोगे कि there are so many steps taken towards the reduce dependency of cases। उसमें आप देखो कि appointment of judges, in spite of some conflict between the appointment of judges between the judiciary and the executive, there are a lot of efforts towards the अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट्स। डिजिटलाइजेशन के बारे में आप देखें कि ई कोर्ट्स वगैरह की जो आपकी आप जो कोशिश कर रहे हो, इट इज़ ऑल टुवर्ड्स द रिड्यूसिंग द पेंडेंसी ऑफ केसेस। मैनेजमेंट ऑफ केसेस वाज अनदर इशू, इसको भी हम डील कर रहे हैं एंड वी आर डीलिंग विथ वेरी हाई हैंडनेस। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स फॉर पॉलिटिशियंस, आप देखेंगे कुछ दिन पहले पॉलिटिशियंस जो करप्शन केसेस में इम्प्लिसिट थे या जिनके ऊपर केसेस
पेंडिंग थे उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना की गई थी। ट्रिब्यूनलाइजेशन को आप देखेंगे, ऑल्दो इट हैज़ बीन इशू कि जितने भी आप केसेस आ रहे हैं उसमें से बहुत से ट्रिब्यूनल्स को ट्रांसफ़र कर दिए जा रहे हैं, एंड देयर आर सो मेनी ट्रिब्यूनल्स एंड दीज ट्रिब्यूनल्स आर जस्ट बिलो द हाई कोर्ट्स। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेडरेसल मैकेनिज्म को हम प्रमोट कर रहे हैं। So these are some of the measures which has been taken towards the reducing the pendency of cases in the judiciary. दूसरा एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रहा दैट यूनाइटेड नेशन टू स्टार्ट अलाउइंग डीप सी माइनिंग ऑपरेशन। डीप सी माइनिंग की बात कर रहे हैं तो डीप सी माइनिंग का मतलब है यूनाइटेड नेशन का मतलब है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी की बात कर रहा है। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी इज लुकिंग टुवर्ड्स एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम सी बेड से रिसोर्सेज निकालने की बात कर रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने परमिट किया है। ठीक है, एंड की बैटरी, ये रीज़न दे रहे हैं कि की बैटरी मटेरियल्स। तो की बैटरी मटेरियल्स क्या होता है? की बैटरी मटेरियल्स जो भी आपके बैटरीज होते हैं ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह में, उनसे आप देखो कि ये सब कोबाल्ट, कॉपर, निकल्स, मैंगनीज, ये सब जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, और ये निकालेंगे पॉलीमेटालिक मॉड्यूल से। पॉलीमेटालिक नॉड्यूल्स क्या होते हैं? ये पोटैटो साइज के रॉक्स होते हैं जो सी के सरफेस के अंडर पाए जाते हैं, डेप्थ ऑफ 4 किलोमीटर टू 6 किलोमीटर। सो ये इसके ऊपर इन्होंने बोला है कि नाउ वी विल स्टार्ट डीप सी माइनिंग। तो थोड़ा देख लेते हैं इसके डिटेल में। तो डीप सी माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग ऑफ मिनरल डिपॉजिट फ्रॉम द डीप सी बेड इन द ओशन बिलो 200 मीटर। ठीक है, 200 मीटर के नीचे जो भी हमें मिले डीप सी से हम वही निकालने की कोशिश करेंगे रिसोर्सेज को। एंड इट इज सेइंग दैट इट हैज़ मेटल क्रूशियल्स टू मेकिंग द ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी। हाँ ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर हम बनाते हैं, बैटरी अगर बनाते हैं, तो ये क्लीन एनर्जी को प्रमोट करेगा। It will be conducted to extract the key battery materials such as cobalt, copper, nickel and manganese from the rock called polymetallic nodules. Researchers suggest that the sea could be destroy habitat and wipe out species. तो ये आप देख लो, this is a boat, ठीक है, एंड इससे ये यहाँ से मैंगनीज नोड्यूल्स को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यूजिंग कलेक्टर प्लूम यूज़ करते हैं, एंड प्लूम को फिर जब ये इसमें से पानी निकल जाता है डीवाटरिंग, तो ये उसको ऊपर खींच लेते हैं। और ये सब जो है अब ये ओशन रिलीफ्स के फिगर्स हैं। देन इसमें जानने वाली चीज़ ये है दैट देयर इज़ अ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। लाइक हर चीज़ का जो ग्लोबल कॉमन्स होते हैं, उसी तरीके से इट इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज अ ग्लोबल कॉमन, ये सबके लिए है। और हमने एक कन्वेंशन अडॉप्ट किया है, अडॉप्टेड इन 1982 में, एंड इट ले डाउन द कम्प्रिहेंसिव लॉ एंड ऑर्डर इन द वर्ल्ड्स ओशंस एंड सी, स्टैब्लिशिंग रूल्स गवर्निंग ऑल यूज ऑफ द ओशन एंड द रिसोर्सेज। तो ओशन के जो रिसोर्सेज हैं उसको कैसे यूज़ करेंगे, इसके लिए सारी कंट्रियों ने मिलके एक कन्वेंशन अडॉप्ट किया। इट वाज इन 1982 और इंडिया ने रेटिफाइड किया है इसको। अब क्या है, ये जो रिसोर्सेज है, द वाटर एंड द सी बेड है, सी बेड को हमने 3 भागों में बांट दिया। एक तो इंटरनल वाटर्स, इट इज़ ऑन द लैंडवर्ड साइड ऑफ द बेस लाइन, लाइक दिस इज सी कोस्ट। तो ये जो एरिया है बेस लाइन, इट इज़ अ बेस लाइन, और बेस लाइन की इधर की जो एरिया है दैट इंक्लूड्स गल्फ एंड स्मॉल बेस कोस्टल स्टेट्स ट्रीट लाइक वो लैंड। तो ये उनके लिए लैंड के समान है, मतलब इनके ऊपर वो फुल कंट्रोल रखते हैं। टेरिटोरियल सी क्या है? आउटवर्ड टू द 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन, 12 नॉटिकल माइल के डिस्टेंस में सी साइड में आप जो देखेंगे, सी का अगर ये है दैट एज, तो इधर की तरफ 12 नॉटिकल माइल्स। द कोस्टल नेशन एंजॉयज सोवरेनिटी ओवर एयर, सी वेट एंड सब सॉइल एंड ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज। मतलब ये भी इनका ही है, देश का ही है, किसी देश का ही। और उसके अलावा उस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है दैट एक्सटेंड्स आउटवर्ड द 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। ठीक है, इसका पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन अभी देखेंगे। इन ईज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन द कोस्टल नेशन हैव सोवरेन राइट्स फॉर एक्सप्लोरेशन, exploiting, conserving and managing all the natural resources therein. ठीक है, the Division of Ocean Affairs and Law of the Sea, DOLOAS, serves as the secretary of the Convention on the Law of the Sea. कन्वेंशन के लिए जो लॉ हमने बनाया है उसके लिए एक सेक्रेटेरिएट हमने इस्टेब्लिश किया है। उसके अलावा मेरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरिया बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन, तो एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है इसके ऊपर ऑन द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मेरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑन द लॉ ऑफ द सी। हम डाइवर्सिटी बचाने की भी बात करते हैं। दिस वाज दैट, हम पिक्चर की बात कर रहे हैं। तो ये बेस लाइन है, इस बेस लाइन के इधर जो है इनवर्ड एरिया हो गया, और ये इट इज़ जस्ट लाइक अ लैंड ट्रीटेड बाय कोस्टल स्टेट्स एंड दिस इज सोवरेन राइट्स। यहाँ पे टेरिटोरियल एरिया 12 हो गया, ये कंटीजियस जोन हो गया 24 माइल्स, एंड ये 200 माइल्स एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। इसमें भी सारे राइट्स कोस्टल स्टेट के ही होते हैं, या कंट्री जिनके बाउंड्री पे ये वो होता है दैट ये एरिया होते हैं, कंटीजियस होते हैं।
उसके अलावा हमने बोला था कि इट हैज़ बीन ऑथराइज्ड बाय द इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। तो ये ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1994 में हुई, और ये किसके थ्रू? दैट यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, और 1994 के एग्रीमेंट रिलेटेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पार्ट 11 ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द सी। तो ये पार्ट 11 ऑफ अनक्लोज, इसका हेडक्वार्टर है वो किंगस्टन जमैका में है। इसकी मेंबर कंट्रीज 168 हैं, विच इंक्लूड्स 167 मेंबर स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन। ये देखो कितने सारे मेंबर्स हैं इसके। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में है, ISA होल्ड्स अथॉरिटी ओवर द ओशन फ्लोर्स आउटसाइड ऑफ इट्स 160 मेंबर एक्सक्लूसिव जोन्स। ये आउटसाइड क्या हो जाएगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के? तो ये दिस एरिया हाई सी के ऊपर इनका कंट्रोल होता है। इट प्रोटेक्ट्स मेरीन डाइवर्सिटी इन्वायरमेंट्स, इसको मैंडेट दिया गया है इसके लिए। एंड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, ISA is the organization through which state parties to unclose, organize and control all mineral resources related activities in the area for the benefit of humankind. So ये इन्होंने ही परमिट किया, यूनाइटेड नेशन की जो हो गई बॉडी इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी, इन्होंने बोला कि नाउ गो फॉर पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स एक्सट्रैक्शन। अब इंडिविजुअल इफेक्ट्स आप देख सकते हो, तो ये इट हैज़ बीन सेड दैट इट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द हैबिटेट डाइवर्सिटी, और इसमें देखो देयर मे बी सम सॉर्ट ऑफ डिजीजेस, रिड्यूस्ड फीडिंग, बुआयंसी इशू, mortality, community composition, diversity will be affected, marine life will be affected, and fishery and related people जो हैं इससे जो फिशरी पे रिलेटेड है उनका भी लॉस होगा। सी फूड कंटामिनेशन हो सकता है। बायोडाइवर्सिटी की तो बात हमने की। सो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ था एग्जाम पर्सपेक्टिव से। Another is just a factual thing is that Telangana is the first state which announces a cool roof policy which has an aim to reduce the impact of heat on the buildings. ठीक है, we have seen that how the temperature in the recent few years has been increased substantially. ठीक है, heat strokes और ये सब these are the common things। और अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि हमने हीट वेव्स के बारे में पढ़ा था कि how heat waves are declared। तो ये इन सब चीज़ों से रिलेटेड है ये चीज़ें, और इसमें आप देखोगे कि ये एक्सपेक्ट किया गया है कि ये कूल रूफ जो पॉलिसी है, इट इज़ नॉट ओनली गिव जस्ट reducing energy consumption and CO2 emission, but also it will good for health purpose. Individual health will be also benefited, and it is reducing indoor temperature by 2 to 4 degrees Celsius compared to the traditional roof, saves 20% in energy costs. ये इनका expected है। ठीक है, India is the first country in the world which has a national cooling action plan। तो हमने ये कहा है कि हम how we will try to reduce the impact of increased temperature over the different sector of economy and social life। तो ये नेशनल कूलिंग हीट एक्शन प्लान के तर्ज पे ही ऐसा कुछ इन्होंने बनाया है, तेलंगाना कूल रूफ पॉलिसी। दूसरा एक फैक्ट है दैट देयर इज अ सागर सेतु ऐप विच हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। इनका क्या है, ये इट्स अ वर्जन ऑफ नेशनल पोर्टल, नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मेरीन करके एक वेब है, जस्ट एक पोर्टल है which is towards the development of digital maritime infrastructure। अब ये नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल इज अ नेशनल मेरीटाइम सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म encompassing complete end-to-end logistic solution to help exporter, importer and service providers exchange documents seamlessly and transact business। यही है, आप देखोगे कि it is just related to the development of port, ships, in coastal trade, inland water trade, इनसे related है। benefits है boost of maritime trade, enhance the economy of country, increase the visibility। Maritime India Vision 2030 आया है and it is expected to supersede the Sagarmala scheme। Sagarmala scheme क्या था? Sagarmala scheme was the development of port infrastructure and connecting to the rest part of the country। तो हम we will promote blue economy। ठीक है, ये इनका पर्पस था, and to build ports and digitalize maritime infrastructure within the country। So ये आपके important न्यूज़ थे जो आज के दिन न्यूज़पेपर में आपको मिले होंगे। एंड दिस आर सम बेसिक फैक्ट्स रिगार्डिंग दीज न्यूज़। ट्रैक दिस न्यूज़, हैव सम इनसाइट। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। इफ यू हैव एनी कमेंट्स, मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।